हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1IS। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रही है बीपीएससी मेंस का, आपके पढ़ाई का जो स्पीड है, डेडिकेशन का, अपने कॉन्फिडेंस को सबको स्ट्रांग रखिए और तेज में रखिए, क्योंकि नज़दीक आते जा रहा है समय। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, एनजाइटी को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर कि कैसा जाएगा एग्ज़ाम, तो बी कॉन्फिडेंट। आपने जितना मेहनत किया है बहुत अच्छे से आप उसका रिजल्ट भी पाइएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मेंस और प्रीलिम्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपको पता है या नहीं पता है। कहने का मतलब आंसर, मतलब आपने सर्कल किया तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। मेंस का यही खूबी है ना, इसमें राइट या रॉन्ग नहीं होता, इसमें अच्छा या खराब होता है। तो आप बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे या थोड़ा सा खराब रहेगा तो कम नंबर आएगा। तो क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूज मत रहिए, कंटेंट को लेकर कंफ्यूज मत रहिए। आप जैसे जैसे नज़दीक आ रहा, मेहनत करते जाइए, क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस करते रहिए। समय मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट की मैं हमेशा बात करता हूँ, उसको मेंटेन करके रखिए। और जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे आप बड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे रिगार्डिंग और बीपीएससी मेंस। तो अगेन हमारा जो सीरीज़ है रिगार्डिंग दिस इम्पॉर्टेंट बीपीएससी मेंस में, हम हर दिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आईआर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया था। आज जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है उसमें हम इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगेन आई एम सेइंग, क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि हमारे बाउंड्रीज, हमारे कंटेंट कितने प्रैक्टिस है। तो जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो आप भी जब इसको देखिएगा वीडियो को और जब कंप्लीट रिवीजन कीजिएगा तो सारे बाउंड्रीज और कंटेंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बताया भी था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विकसित भारत। इसके बहुत सारे बाउंड्रीज हैं। विकसित भारत इकोनॉमी को लेकर, डेवलप इकोनॉमी को लेकर भारत का क्या चैलेंजेस है, कैसे भारत इस चैलेंजेस को रिमूव करेगी, हाउ इंडिया बिकेम द डेवलप्ड इकोनॉमी इन 2047। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड वॉर। द ट्रेड वॉर बिटवीन द ग्लोबल इकोनॉमी, जो जिसमें खासकर चाइना और यूएसए के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है और इसका इम्पैक्ट भारत पे। ट्रेड वॉर देखेंगे तो यूएसए और इंडिया में भी चल रहा है। रिसेंट में यूएसए ने बहुत सारे जगह पे टैरिफ बढ़ा दिया। अब उसका इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बायलैटरल रिलेशंस पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ग्लोबली वर्ल्ड और उसके साथ में इंडिया और यूएस पे भी हमें फोकस करना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हमने प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक में डिस्कशन किया था। और 10 ईयर कंप्लीशन ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये बहुत तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सारे टॉपिक एक तरीके से ही होते हैं। और इसमें 10 साल प्रधानमंत्री जन धन योजना का कंप्लीट हुआ, उससे हमने क्या अचीव किया, क्या दिक्कतें रही, कहाँ हम लैग कर गए, क्या क्या टेक्नोलॉजी बैरियर्स रहा, बहुत सारा टॉपिक्स इससे निकल कर आता। तो इकोनॉमी के जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड वी डिस्कस द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द इकोनॉमी। आंसर क्वेश्चन डिस्कशन, विकसित भारत। विकसित भारत हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था बजट सेशंस को ध्यान में रखते हुए। तो विकसित भारत वाला जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देखिएगा, पूरे बजट को समझिएगा, तब ये क्वेश्चन को आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमी में इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन इज, एग्जामिन द चैलेंजेस and opportunities in India's agricultural sector in contributing to the Viksit Bharat vision by 2047. Suggest strategy to enhance productivity and sustainability in the agriculture. तो मैंने कहा था विकसित भारत इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब इसको एग्रीकल्चर के साथ क्लब किया गया। आपने जब बजट पढ़ा था हमने बताया था कि बजट में 4 इंजन है। पहला इंजन क्या, एग्रीकल्चर। दूसरा इंजन क्या था, एमएसएमई।
थर्ड इंजन था इनोवेशन, एंड फोर्थ इंजन था एक्सपोर्ट। और ये फोर्थ चारों इंजन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगी कि टू बिकम इंडिया डेवलप इकोनॉमिक। और जो हमारा विजन है विकसित भारत 2047, उसमें ये इंजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसमें फ्यूल का काम क्या कर रहा था, रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर में हमने रिफॉर्म्स देखा, हमने इनोवेशन वाले सेक्टर्स में रिफॉर्म देखा, एमएसएमई में रिफॉर्म्स देखा, और एक्सपोर्ट में भी रिफॉर्म देखा। तो रिफॉर्म प्ले अनदर इंपॉर्टेंट रोल इन द विजन ऑफ विकसित भारत। और पहुंचना कहाँ हमें, विकसित भारत जो हमारा डेस्टिनेशन है 2047। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर के साथ क्लब क्या हुआ। तो ये ऐसे क्वेश्चन का आपको इंट्रो में डिफिनेशन के साथ शुरू करना है कि विकसित भारत का विजन क्या है। व्हेन इंडिया हैव टेकन और अडॉप्टेड दिस विजन, तो इंडिया इज द फेज, और इंडिया लिविंग इन द फेज ऑफ अमृत काल। इंडिया इज लिविंग इन फेज ऑफ अमृत काल, अमृत काल, एंड taking a vision, taking a vision of developed economy in 2047। तो भारत 2047 में डेवलप इकोनॉमी बनना चाहता है। अब क्वेश्चन इसको एक रिफॉर्म की तरह, एक सेक्टर की तरह बात कर रहा है, एग्रीकल्चर। शुरुआती दौर में इंट्रोडक्शन में आपको विजन डॉक्यूमेंट के बारे में, विजन के बारे में, जो हमारा विकसित भारत उसको डिफाइन करते हुए आपको बढ़ना है। ऐसे टर्म्स यूज करना, अमृतकाल, बार बार ये टर्म यूज किया जाता, बजट हो या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही इंट्रोडक्शन शुरू करना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर इन कंट्रीब्यूटिंग। तो आपको पता है कि भारत में एग्रीकल्चर का क्या क्या चैलेंजेस है, एग्जामिन करने कह रहा। तो एग्रीकल्चर का जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस तो बना प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये सबसे कोर इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, ओवरऑल इंडिया हो या बिहार हो, स्पेसिफिक हो, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं, इरिगेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा फार्मर्स इनकम, और वी कैन से फाइनेंशियल स्ट्रेस, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को आपको बताना है कि भारत में एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे बड़ा जो है लैंड फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का जो लैंड फ्रेगमेंटेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। तो जो कोर चैलेंजेस है आपको उसके बारे में बताना है, उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। दूसरा कह रहा है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी क्या क्या है एग्रीकल्चर में जो हमें हेल्प कर सकता है कहाँ पहुंचने में, विकसित भारत पहुंचने में। तो विकसित भारत पहुंचने में एग्रीकल्चर कैसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हमें पता है एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सेक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी अपनाया उसके बारे में भी बात करना है। तो एग्रीकल्चर क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहा, आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ, साथ में एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट थ्रू देयर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, थ्रू देयर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो आपको अपॉर्चुनिटीज बताना, क्वेश्चन में ही कह रहा है एग्जामिन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी विच आर कंट्रीब्यूटिंग इन द विकसित भारत। तो हमने चैलेंजेस समझाया, अपॉर्चुनिटीज में बताया कि एग्रीकल्चर हमारा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड है। हमारा जो इंडिया का इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, उस पर इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। और आने वाले दौर में एग्रीकल्चर या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में बढ़ावा दे सके। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। फार्मर का इनकम बढ़ाया जा रहा है, फार्मर्स इनकम।
तो ये सब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको डिस्कस कर रहा है। दूसरा सेक पॉइंट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सजेस्ट द स्ट्रेटेजी टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आपको से सजेशन मांगा जा रहा, तो एक सजेशन आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं, बिहार स्पेसिफिक जो स्कीम्स है उसके बारे में आपको बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन और भी सजेस्ट करना है जो प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी। तो क्वेश्चन को जो पढ़िएगा तो बड़ा इजीली आप डिकोड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे जब क्वेश्चंस रहते हैं, आप इस टाइप से प्रैक्टिस किए रहते तो बड़ा इजीली आप क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे आपके पास समय बहुत कम रहता है जिसमें आप सोचिएगा कंटेंट के बारे में, फॉर्मेट के बारे में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस बड़ा जरूरी है मेंस राइटिंग में। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लब कर सकते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन में आपको सजेशन करने की बात कर रहा है तो बजट में भी डिस्कशन हुआ है। बजट 2025-26 में प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री संपदा योजना, ऐसे करके बहुत सारे स्कीम्स हैं। अब इसी धन धान्य योजना में फिनेंशियल स्ट्रेस को बढ़ावा देने की बात की गई है, फिनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखा गया। हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कशन किया। सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए, रिफॉर्म्स लिए गए। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। अगर हम बिहार स्पेसिफिक बारे तो एग्रीकल्चर रोड मैप की हम बात एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। उसके बाद 7 निश्चय प्रोग्राम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनिक कॉरिडोर की हम बात कर सकते हैं। दिस ऑल आर द बिहार स्पेसिफिक सजेशन जो आपसे मांगा गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जब डिस्कशन के साथ आप सोचिएगा तो बड़ा इजी वे में आप बहुत अच्छे आंसर लिख सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। मीन्स जितना कंटेंट आपने पढ़ा है रिवाइज कर लिए हैं, कॉन्फिडेंट रहिए, बस आंसर राइटिंग पे फोकस रहिए, स्टिक रहिए। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रेड वॉर। अब अगेन ट्रेड वॉर मैंने आपसे डिस्कशन में भी बताया था कि दिस टाइम ट्रेड वॉर बड़ा न्यूज में रहा, क्योंकि जैसे ट्रम्प सेकेंड टाइम पावर में आए, उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया जिसमें ट्रेड वॉर को लेकर, ट्रेड टेरिफ को लेकर बड़ा डिस्कशन हुआ। चाइना को पॉइंट आउट करने के लिए इंडिया को भी पॉइंट आउट किया। उन्होंने वहाँ के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को एक तरीके से टारगेट किया कि भारत में हो जो आत्मनिर्भर भारत है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ है। बार बार यूएसए सपोर्ट कर रही है पर उसके रिटर्न में इंडिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेरिफ बढ़ाए हुई है। तो ये ट्रेड वार चाइना के साथ साथ अब भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत सारा ग्लोबल इम्पैक्ट है। रसिया यूक्रेन क्राइसिस है, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस आप देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। एंड जो ट्रम्प का जो मेन पॉइंट था इस बार पावर में आने के लिए वो था अमेरिकन नेशनलिस्ट या अमेरिकन फर्स्ट, जिसको ध्यान में रखते सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जा रहे हैं। सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो अमेरिकन फर्स्ट, बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन, ये सब को ध्यान में रखते हुए इस बार अमेरिका फर्स्ट को पॉलिसीज को ध्यान रखा जा रहा है। उसमें इंडिया के ऊपर भी, चाइना के ऊपर भी और अदर कंट्रीज है जिसके साथ यूएसए बहुत एक स्ट्रॉन्ग बायलेटरल ट्रेडिंग करता है। तो ये सब फैक्टर है जहां पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, ट्रेड वार बिटवीन मेजर इकोनॉमीज लाइक यूएसए, चाइना हैव रिपल इफेक्ट्स ग्लोबली. Analyze how such trade conflicts impact the emerging economy, particularly India, and suggest strategies to mitigate adverse impact. तो इसमें कह रहा है कि ट्रेड वार एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एक यूएस और चाइना का जो ग्लोबली इफेक्ट दे रहा है। एनालाइज कर रहा है कि ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो होता है या ट्रेड वार होता है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधे स्टार्टिंग में ही आंसर्स में सीधे ट्रेड वार को एक्सप्लेन करते हुए कि ट्रेड वार इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज टेकन बाय मेजर इकोनॉमी लाइक यूएसए। अब उसको काउंटर करने के लिए और भी देश वहां पे अपने टेरिफ को बढ़ाते हैं। जब अगर यूएसए अपने किसी भी प्रोडक्ट पे प्राइस हाइक करती है तो उसको काउंटर करने के लिए जिस कंट्रीज है, चाइना हो, इंडिया हो या अदर इकोनॉमी हो, वो भी अपने प्राइस को हाइक करते हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसी को हम ट्रेड वॉर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं या ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाने के लिए ये ट्रेड वॉर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है।
इंडिया जैसी कंट्रीज है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो या एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमेशा चाहती है कि अपने प्रोडक्ट का दाम कंपेयर टू अदर कंट्रीज ये सब फाइट कर सके। तो यूएसए के प्रोडक्ट पे बहुत सारे दाम बढ़ा दिया जाता है, उसके इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दिए जाते हैं जो हमारे लिए महंगा हो, हमारा मार्केट सस्टेन कर सके। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एक कंक्लूजन बनता है, जिसके कारण डोमेस्टिक मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होती है, वहाँ पे बोल सकते हैं टर्सरी सेक्टर का इकोनॉमी बूस्ट होता है। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंसेज व्हेन द ट्रेड वॉर या ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इकोनॉमिक ग्लोबल कंट्री। अब भारत इसके लिए कैसे फाइट कर सकता है? तो भारत ने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स ज्वाइन किए कि अब भारत क्या कर सकता है, या आप यूएसए से नेगोशिएट करे, यूएसए के साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस का वो चीज़ देकर अपने ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट को एक तरीके से नॉर्मल कर सके, या यूएसए और चाइना में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा इसके फायदे भारत में भी हो सकते हैं। अब उसके लिए भारत ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए। आपने देखा होगा इस बजट में भी एक्सपोर्ट में बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए हैं, बहुत जगह पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिमूव किया गया, जिसके कारण एक बड़ा मार्केट भारत में बन सके। और चाइना से जो भी मार्केट वहाँ से रिमूव हो रही है या वहाँ से डिस्टर्ब हो रही है, भारत एक इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग प्लेयर बन सकता है, इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग मार्केट बन सकता है। तो भारत ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है हर कंट्रीज़ को जो चाइना और यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट के कारण परेशान हो रहा है, कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपके लिए रेड कारपेट जैसा प्लेटफॉर्म सेट करेंगे, हम बहुत सारे ड्यूटीज़ को रिवेट करेंगे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर। दूसरा, भारत प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स यूज़ कर रही है, पीएलआई इंसेंटिव्स यूज़ कर रही है। तो ऐसे करके सारे मेजर्स आपने पढ़ा होगा कि भारत कैसे अपने डोमेस्टिक मार्केट या मैन्युफैक्चरिंग को हब स्ट्रांगली कर रहा है। दूसरा, ग्लोबली में देखें तो आईपीएफ को ज्वाइन करना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी को ज्वाइन करना, आसियान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप करना। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मिडिल ईस्ट के साथ हो, इकोनॉमिक के साथ हो, बहुत जगह पे भारत कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जा रही है। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट मेजर्स इंडिया टेकन टू ओवरकम दिस द ट्रेड वॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया यूएसए चाइना और यूएसए इंडिया। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ा भी होगा, और हम आपको एक बार रिवीजन के क्वेश्चन के साथ आपको रिवाइज कर रहे हैं रिगार्डिंग द ट्रेड वॉर। तो दूसरा पार्ट में कह भी रहा है, एनालाइज हाउ सच ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट इमर्जिंग इकोनॉमी। तो इमर्जिंग इकोनॉमी आप में इंडिया ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वहाँ के डोमेस्टिक मार्केट डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, वहाँ पे सामान महंगा होता है। हमारे जैसे जो है जहाँ पे हम यूएसए से सोलर एनर्जी में बहुत सारा डिपेंडेंसी बना हुआ, या यूरोपियन मार्केट से हमारा सोलर वाला सेक्टर में बड़ा डिपेंडेंसी बना हुआ। तो ये सब फैक्टर्स हैं। अब भारत क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स लिया, उसमें पीएलआई का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबली पार्टनरशिप जो ज्वाइन कर रही है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। भारत बहुत नए नए इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट रिफॉर्म्स कर रही है रिसेंट बजट में भी, और पुराने कुछ स्कीम का एग्जांपल देते हुए आप समझा सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि करंट में बहुत न्यूज़ में रहा था। करंट अफेयर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला हमने देखा था विकसित भारत को लेकर, दूसरा ट्रेड वॉर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक ये भी बड़ा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब उसके 10 साल पूरे हो गए। ये वीडियो हमने बहुत अच्छे से बनाया था, प्लीज़ उसको जाकर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया। अगेन आई एम रिकॉलिंग, फिनेंशियल लिटरेसी हो, फिनेंशियल इंक्लूजन हो, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक इन बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो ऐसे टॉपिक को तो कंप्लीट करके जाना, साथ में कुछ ऐसे स्कीम्स है जिसके 10 साल पूरे हो गए। उसी में से प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें क्या हमने अचीव किया वो भी हमने पूरे अच्छे से वो टॉपिक में बनाया, उसका पीडीएफ भी अपलोड किया इन द हमारा A1 IAS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो प्लीज़ वीडियो को जाकर पढ़िएगा। ऐसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके एरियाज बहुत ब्रॉड होते हैं। फिनेंशियल लिटरेसी पे सवाल हो सकता है, फिनेंशियल इंक्लूजन पे सवाल हो सकता है, और टू अचीव द आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमने सारे ऐसे टॉपिक्स को कवर किए हैं विथ क्वेश्चंस एंड विथ फुल एक्सप्लेनेशन। क्या होता है फिनेंशियल इंक्लूजन, क्या होता है उसके इंपॉर्टेंट टूल्स, प्रधानमंत्री जनधन योजना के क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स थे, एम्स थे, हमने कितने अचीव किए, फ्यूचर में क्या आने का पर्सपेक्टिव्स है, क्या क्या दिक्कतें रही थी, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। तो बस मेरा क्वेश्चन देने का यही कारण था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
and question regarding our BPSC mains. So question is, financial literacy is the backbone of the financial inclusion. Examine how initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana had addressed or failed to address financial awareness among the अनबैंक पॉपुलेशन. तो फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनेंशियल लिटरेसी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, जिसमें जो ट्रिनिटी की हम बात करते हैं, जन धन आधार और मोबाइल, ये ट्रिनिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले किया. और ख़ासकर जितने भी सेक्टर्स में अनबैंक वाला एरियाज था उसमें हम सबको बैंकिंग से जोड़ रहे थे, जिसके कारण इजी फिनेंशियल एक्सेस दे सके, फिनेंशियल एक तरीके से अवेयरनेस दे सकते और फिनेंशियल इंक्लूजन की हम बात कर रहे थे. अब इसमें प्रधान जन धन योजना हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो हमने इतने इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं स्कीम के थ्रू हमने इतने बैंक अकाउंट खोले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हमने इतने अचीव किया, फिनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू हमने यहाँ इंपॉर्टेंट यूज़ किया, वोमेन एम्पावरमेंट की हमने बात किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव किया, और क्या क्या दिक्कत रह गया उसमें भी हमें बात करना. तो प्लीज़ गो थ्रू दिस टाइप ऑफ टॉपिक with collaborate with one important skill. Again I am saying already these topics were explained in our videos, जो आप जाकर playlist में देख सकते हैं. And try to practice this type of questions, क्योंकि डायनेमिक पूरा चेंज हो गया. पहले क्या होता था बीपीएससी में, 68 से पहले जो बीपीएससी के एग्जाम्स होते थे ना, मोटा मोटी एक ग्रेजुएशन का एग्जाम होता था. इस सारे क्वेश्चन में टारगेट रहता है कि हमें 4 से 5 पेज भरना है, 4 to 5 पेज हमें भरना है. जैसे ग्रेजुएशन के एग्जाम देते थे, गेस्ट क्वेश्चंस पता रहता था, वो जाते क्वेश्चन प्रैक्टिस करके याद करके लिख देते थे. अगर नंबर आने का रहा तो अच्छा आता था, नहीं तो बहुत खराब आता था. अब जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, वो थोड़ा सा यूपीएससी बेस्ड हो गया है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा उसी के पे स्टिक रहना, उसी को हमें डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना. कोई कहानी, कोई बिरबल और कोई बाबर का कहानी हमें नहीं सुनाना. जो क्वेश्चन पूछ रहा सीधे आप वहीं से पॉइंट शुरू कीजिए, क्योंकि समय कम है. जब समय कम रहता तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का वो आंसर चाह रहा है. कोई कहानी, कोई भूमिका, कोई डायलॉग वहाँ नहीं चाहिए. जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आपको आंसर देना. तो जो पैटर्न चेंज हुआ है फ्रॉम द 68th, 69th, 70th, मतलब जो आप 70th आप दीजिएगा, अब उसी चीज़ को फॉलो करना है. जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को जवाब देना और अच्छे तरीके से कम समय में आपको सारे चीज़ को एक्सप्लेन करना. ये यूपीएससी का स्टाइल रहा है. पहला था वो ग्रेजुएशन वाला, तो ये पैटर्न चेंज किया. इसके साथ आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको अच्छा रहेगा. कोई भूमिका नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई शेरो शायरी नहीं करना है. जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को एक्सप्लेनेशन करना अच्छे तरीके से विथ गुड कंटेंट. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी आ सकता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का. तो जितना दिन अभी बच्चा, आप आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए और रिवीजन पे फोकस कीजिए. वही आपका अभी कोर मंत्र होना चाहिए फॉर द सक्सेसफुल. इसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है. कोई ज़्यादा गाइडेंस, कोई ज़्यादा किताब, ये सब जगह की तरफ नहीं जाना, ना कोई गेस वर्क की तरफ जाना. आपने जितना पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए और बार बार आंसर्स लिखिए. यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करना है टिल योर बीपीएससी मेंस. तो आने वाले क्लास में हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे. तब तक आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और आंसर खूब लिखिए. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. ध्यान रखिए. थैंक यू.